हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर नया टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं यानी स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होने के बाद पौधे के पुष्प में क्या संरचनाएं या क्या बनेगा और क्या घटनाएं उसमें घटेगा, इसके बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। इससे पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था दोहरा निषेचन, क्या डबल फर्टिलाइजेशन। उसमें हमने आपको बताया था कि एक ही भ्रूण कोश के यानी एक ही एम्ब्रियो सेक के अंदर दो बार फर्टिलाइजेशन होना क्या कहलाता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो आज हम लोग नया टॉपिक के साथ हम आपके सामने आए हैं, जिसका नाम है निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं। इसको हम लोग आज डीपली से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को यानी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया ही होगा कि ये जो हेडिंग होता है, यानी हेडिंग से ही हम लोग को पता हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि इस चैप्टर के अंदर यानी इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना होता है। यानी हेडिंग ही सबसे बड़ा टॉपिक होता है। तो समझिएगा हेडिंग क्या है। निषेचन, तो निषेचन तो हमने आपको बता ही दिया कि नर एवं मादा युग्मकों का संलयन मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है, वो चाहे मानव में हो चाहे पौधे में हो। दूसरा है पश्च। पश्च का अर्थ होता है यानी बाद में। हमने आपको यहाँ पे लिख दिया है स्टार पॉइंट में कि पश्च का अर्थ क्या होता है, पीछे। तो यहाँ करा निषेचन पश्च संरचना यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद पुष्प के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें क्या संरचना होता है, क्या नया चीज बनता है और क्या घटता है, तो वही हम लोगों को पढ़ना है। तो समझिएगा सबसे पहले कि निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं को एक डिफिनेशन के तौर पे हमने आपको बोर्ड के ऊपर लिखा है, जो समझिएगा। तो सबसे पहला है बाबू कि निषेचन के पश्चात यानी जब पुष्प के अंदर, जब फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी हो जाता है तब कारण निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्यदल यानी कैलिक्स दल, जिसको हम लोग करोला बोलते हैं, बादल, जो हमने आपको बताया है कि हर पुष्प के अंदर बादल होता है जो हमेशा हरा रंग के होता है, और दल पुंज होता है यानी करोला जो होता है जो हर पुष्प के अंदर अलग अलग कलर का दल होता है। तो कह रहा कि बादल बादल और करोला और पुमांग यानी मेल गैमिट यानी मेल फ्लावर में मेल नर जननांग पुमांग व वर्तिका यानी फीमेल वर्तिका नष्ट होकर यानी बर्बाद होकर गिर जाता है। करा कि जब पुष्प के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उसमें क्या क्या घटना घटता है, तो घटता ये है बाबू कि पुष्प के बाह्यदल दलपुंज और पुमांग व वर्तिका जो होता है नष्ट होकर गिर जाता है, यानी झड़ जाता है पुष्प के अंदर से। करा बीजांड परिपक्व होकर बचता क्या है, यानी निर्माण क्या हो रहा है, तो समझिएगा सबसे घटनाएं क्या क्या घटा, तो बादल दलपुंज पुमांग और वर्तिका बर्बाद हो गया। ये घटना घटा निषेचन होने के बाद किसके अंदर, पुष्प में। अब संरचना क्या हो रहा है, यानी नया बन क्या रहा है, क्या डेवलप हो रहा है, तो कह रहा है बीजांड। बीजांड जो होता है पुष्प के अंदर, अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है वो परिपक्व होकर यानी पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, पूरी तरह से विकसित हो जाता है। तो किस चीज में परिवर्तन हो जाता है, तो बीज में परिवर्तन हो जाता है बेटा जी, क्या बीज में। और दूसरी कह रहा है कि अंडाशय जो है, अंडाशय है जो अंडाशय जो है, अंडाशय यानी ओवरी जो है वो डेवलप होकर यानी परिपक्व होकर वो फल के रूप ले लेता है, यानी फ्रूट्स के रूप ले लेता है। ये जो सारी घटनाएं हैं, इसी घटनाएं को यानी ये समस्त घटनाएं निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है बेटा जी, निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती है। यानी इसको हम एक और मेथड से आपको समझाएंगे, जो इस मेथड से आपको पूरी अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा कि निषेचन पश्च घटनाएं क्या कहलाता है। समझिएगा कि पौधे में कारण इन प्लांट्स में कारण निषेचन के बाद फूल के विभिन्न भागों में, जो फूल के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसमें क्या बदलाव आते हैं, इसी चीज को हम या यानी और के रूप में आपको
और गहराई से समझाने के लिए हमने आपको यहाँ लिखा है पार्ट्स बाय पार्ट्स लिखे हैं कि युग्मनज जो होता है जब निषेचन होता है, जानवे करते हैं कि पुष्पी पादप यानी एंजियोस्पर्म प्लांट में दोहरा निषेचन होता है। क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब पुष्प के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है बेटा जी, तो लास्ट में अंतिम उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? तो युग्मनज जो हमने आपको बताया था कि पेन होता है यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राप्त होता है, जो युग्मनज के रूप में होता है, जो जाइगोट के रूप में होता है। तो यही कह रहा है कि पहला जो होता है, जो यह भ्रूण यानी एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। दूसरा पार्ट बीजांड जो है, बीजांड किसका रूप ले लेता है बेटा जी? तो सीड का ले लेता है सर, बीज का रूप ले लेता है। यानी बीजांड, बीज से बीजांड तो बीज, अंडाशय, तो अंडाशय में क्या बनता है? तो फल होता है। यानी यह अंडाशय जो होता है, ओवरी जो होता है पुष्प के अंदर, यह पक कर यानी परिपक्व होकर पूरी तरह से डेवलप होके बन जाता है। क्यों? क्या में परिवर्तन हो जाता है? तो सर फल में परिवर्तन हो जाता है। क्या सर? तो फ्रूट्स में परिवर्तन हो जाता है। और जो पुष्प के अंदर जो और सब पार्ट्स होता है, जो होता है पुष्पासन हो गया, वृंत, डंठल पंठल जो हो गया, जो पुमंग का अति वर्तिकाग्र भाग सब होता है, जो यानी सहायक कोशिकाएं यानी जो पुष्प को हेल्प करता है, और प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये सब जो है जो आमतौर पर बर्बाद हो जाता है यानी पुष्प से झड़ जाता है। और बनता क्या क्या है यानी संरचना क्या क्या होता है? तो फल बनता है सर, बीज बनता है सर, यही बनता है। तो ये चीज को हमने अभी समझा किसको? निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं यानी स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन होने के बाद पुष्प के अंदर क्या क्या घटा और क्या क्या बना, क्या क्या संरचना हुआ। अब हम लोग इसके अंदर 3 टॉपिक पढ़ेंगे। इसके अंदर यानी इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे भ्रूणपोष। क्या पढ़ेंगे बेटा जी? एम्ब्रियो सेक। फिर पढ़ेंगे भ्रूण यानी एम्ब्रियो। क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रियो पढ़ेंगे। तब पढ़ेंगे बेटा जी हम लोग क्या? फिर पढ़ेंगे, जब भ्रूण हम लोग पढ़ लेंगे तब फिर पढ़ेंगे बीज। क्या पढ़ेंगे? बीज। उसके बाद पढ़ेंगे फल। तब ये टॉपिक पूरी तरह से समाप्त होगा। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक के अंदर हम लोग चलते हैं। किसको टॉपिक पढ़ना है? तो 4 टॉपिक। तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूणपोष। आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बाबू हम इसको अब मिटाते हैं। आपको हमने समझा दिया कि निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं यानी पुष्प के अंदर निषेचन होने के बाद यानी दोहरा निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद पुष्प के अंदर क्या घटता है और क्या बनता है। तो बनता सर है कि जो बीजांड जो होता है सर वो बन जाता है किस रूप में? तो बीज के रूप में। और जो अंडाशय जो होता है सर तो वो बन जाता है फल के रूप में। क्या? फल के रूप में। और युग्मनज जो होता है जो एम्ब्रियो के रूप में बन जाता है सर। और घटना क्या होता है? ये घटना हुआ घटना के रूप में सर जो उसके अंदर और प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी और सहायक कोशिकाएं जो होता है पुष्प के, वो सब बर्बाद हो जाते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं। तो अब हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे पहला, जिसको हम लोग लेंगे भ्रूणकोश। क्या लेंगे? भ्रूणकोश, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक, इसको हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला। तो कह रहा है सर कि एम्ब्रियो सेक का विकास यानी डेवलप कैसे होगा पुष्प के अंदर। तो यही टॉपिक पढ़ना है हम लोग को। तो लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि भ्रूणपोष एक पोषक का ऊतक है। यानी पोष मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि भोजन के लिए एक ऊतक टिश्यू बना हुआ है पुष्प के अंदर, जिसको हम लोग भ्रूणपोष यानी एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। तो स्टार पॉइंट में सबसे पहला लिखिएगा कि भ्रूणपोष एक पोषक ऊतक है। क्या? भ्रूणपोष यानी एम्ब्रियो सेक एक पोषक ऊतक है, टिश्यू है, ऊतक है जिसका निर्माण पुष्पीय पादपों में निषेचन होने के बाद होता है। क्या होता है? जिसका निर्माण पुष्पीय पादपों में
जिसका निर्माण यानी बनता कब है, तो जब पुष्पीय पादप के अंदर निषेचन हो जाता है बेटा जी, तब बनता है। पुष्पीय पादप में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद, तो आपको कोई सवाल पूछेगा कि पुष्पी पादप यानी एंजियोस्पर्म जितने भी प्लांट है उसमें कैसा निषेचन होता है, तो आप लोग बताइएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है सर, यानी दोहरा निषेचन होता है सर। निषेचन होने के बाद होता है, यानी एम्ब्रियो सेक जो है, जो पुष्प के अंदर जो एम्ब्रियो बनता है उसको भोजन के रूप में यानी पोषक आहार पहुंचाता है कौन, तो भ्रूण पोष। अब लिखिएगा दूसरा स्टैंड पॉइंट बाबू कि एंडोस्पर्म, क्या एंडोस्पर्म जो है, जो हम आपको बताए थे एंडोस्पर्म यानी जो पेन हम आपको बताएं तो शॉर्ट फॉर्म में कि पेन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म जो है जो भ्रूण के विकास यानी एम्ब्रियो का विकास अर्थात बीज अंकुरन के समय उपयोग होता है सर। तो आप पूछिएगा हमसे कि ये आप क्या लिख दिए सर, हम आपको जो आप लिखे वो हमें समझ में नहीं आया सर, तो समझिएगा। पहले एंडोस्पर्म कह रहा है कि भ्रूण के विकास अर्थात बीज अंकुरन के समय उपयोग किसका होता है, तो एंडोस्पर्म का होता है सर। यानी एंडोस्पर्म का उपयोग होता है कब सर, तो भ्रूण के विकास या अंकुरन के समय, यानी बीज अंकुरन के समय आपसे सवाल पूछेगा कि बीज अंकुरन के समय किसका उपयोग होता है, तो आप लोग बताइएगा कि एंडोस्पर्म का उपयोग होता है सर। क्या सर, एंडोस्पर्म। पहला हम बताएं कि भ्रूण पोष एक पोषक ऊतक है जिसका निर्माण पुष्पीय पादप में फर्टिलाइजेशन होने के बाद होता है, यानी निषेचन पश्च होने के बाद क्या निर्माण होता है, तो भ्रूण पोष होता है। और कह रहे हैं एंडोस्पर्म जो है जो भ्रूण के विकास यानी बीज अंकुरन के समय उपयोग होता है किसका, तो सवाल पूछेगा तो आप बताइएगा सर कि एंडोस्पर्म का उपयोग पुष्प के अंदर बीज अंकुरन के समय होता है, अर्थात भ्रूण के विकास यानी एम्ब्रियो को डेवलप होते समय एंडोस्पर्म का उपयोग किया जाता है। अब लिखिएगा कि विकास के आधार पर भ्रूण पोष यानी एम्ब्रियो सेक 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं बेटा जी, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा, पहला हो गया केंद्रीय भ्रूण पोष। केंद्रीय भ्रूण पोष जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। दूसरा क्या सर, तो दूसरा होगा सर कोशिकीय भ्रूण पोष। कोशिकीय भ्रूण पोष जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तीसरा सर, तो तीसरा हैलोबियल भ्रूण कोष। हैलोबियल भ्रूण पोष, हैलोबियल भ्रूण पोष जिसका नाम है हैलोबियल एंडोस्पर्म। यानी कह रहा है कि एम्ब्रियो सेक यानी
भ्रूण कोश जो है उसको विकास के आधार पर यानी डेवलप बेस के अनुसार उसको 3 पार्ट्स में पढ़ना है। यानी इसका 3 प्रकार होता है। पहला होता है सर केंद्रीय भ्रूणकोश। क्या सर? तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सर। दूसरा सर तो कोशिकीय भ्रूणकोश यानी सेल्यूलर एंडोस्पर्म। आपको समझ में आ रहा होगा कि केंद्र यानी न्यूक्लियर एन से न्यूक्लियर, कोशिका यानी कोशिका को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में सॉरी, तो सेल। तो यहाँ सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब ये आपको थोड़ा अल्टर लग रहा होगा लेकिन है, इसको है हैलोबियल भ्रूणकोश यानी हैलोबियल एंडोस्पर्म। अब हम लोग इसमें भ्रूणकोश टॉपिक के अंदर हम लोग पहला पढ़ेंगे भ्रूण केंद्रीय भ्रूणकोश। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग टॉपिक लिखेंगे फर्स्ट में केंद्रीय भ्रूणकोश। टॉपिक मेन रूप से चल रहा है क्या, निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं यानी स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उसके अंदर हमने आपको बताया कि 4 टॉपिक पढ़ना है। पहला भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक से निर्माण होगा भ्रूण का यानी एम्ब्रियो का। जब एम्ब्रियो से बन जाएगा तो एम्ब्रियो से बनेगा क्या, तो बीज बनेगा। बीज जब तैयार हो जाएगा तो बीज से बनेगा फल। चलिए मिटाते हैं। हम आपको बताए थे कि पुष्प के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन के अंतिम उत्पाद में हम लोग को क्या प्राप्त हुआ था, तो प्राप्त हुआ था पेन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उसी से बना जाइगोट। अब हम लोग उसी को पढ़ेंगे जो एंडोस्पर्म जो हमको प्राप्त हुआ था भ्रूणकोश, उसको हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं। तो पहला लिखेंगे कि केंद्रीय भ्रूणकोश। क्या सर? तो केंद्रीय भ्रूणकोश यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यानी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है सर? तो लिखेंगे कि पौधों में भ्रूणकोश के विकास का, पौधों में भ्रूणकोश का यानी पौधों में भ्रूणकोश के विकास का यानी डेवलप विकास का सबसे सामान्य यानी सिंपल, सबसे सामान्य प्रकार है कौन, तो केंद्रीय भ्रूणकोश है। यानी कह रहा है कि पौधों में यानी प्लांट के अंदर, वो भी एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर भ्रूणकोश के विकास के यानी डेवलप का सबसे सिंपल प्रकार है तो वो है केंद्रीय भ्रूणकोश यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और कह रहा है कि जहां प्राथमिक भ्रूणकोश, जहां पेन, क्या सर? तो जहां पेन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस लिखेंगे, जहां प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक इसी को हम लोग लंबा यानी हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और हिंदी में प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। लिख रहा है बार बार विभाजन द्वारा अनेक केंद्रक बना देते हैं किंतु कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का निर्माण नहीं होता है, का निर्माण
नहीं होता है। इस विभाजन का स्वतंत्र नाभिक विभाजन कहते हैं। कह रहा है कि इस विभाजन को इसी विभाजन को स्वतंत्र नाभिक विभाजन कहते हैं। नाभिक विभाजन कहते हैं। इसका नाम लिखिएगा अंग्रेजी में पूरा शॉर्ट फॉर्म में, तो लिखिएगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। पहले इसको थोड़ा जो लिखे हैं हम इसको पहले समझेंगे। तो कह रहा है बेटा जी कि पौधों में भ्रूण कोश के विकास का सबसे सामान्य प्रकार है, यानी विकास के आधार पर जो हम लोग 3 प्रकार पढ़ रहे हैं भ्रूण कोश का, यानी एम्ब्रियो से का, जिसमें भ्रूण कोश के विकास का सबसे सिंपल अगर प्रकार है यानी अंग है तो वो है केंद्रीय भ्रूण कोश। जहाँ पे जो ये पेन है यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, जो बार बार डिवीजन होता है। मान लीजिए ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म, इसको मान लीजिए ये सेल है जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है, इसको हम लोग मान रहे हैं। क्या सर? तो मान रहे हैं सर, ये मान है। और ये जो है जो बार बार डिवाइड होता है, बार बार मतलब टूट के डिवीजन होता है यानी बंटवारा होता है, द्वारा अनेक केंद्रक यानी छोटा छोटा केंद्रक के रूप बहुत सारा ले लेता है, लेकिन फिर भी एक कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का निर्माण नहीं कर पाता, यानी निर्माण नहीं होता है। तो इसी पूरी विभाजन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्वतंत्र नाभिक विभाजन यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। आपसे सवाल पूछ देगा कि स्वतंत्र नाभिक विभाजन किसके द्वारा होता है, किसमें होता है? तो आप बताइएगा केंद्रीय भ्रूणकोश में, वह भी पुष्पीय पादप में। और किसे कहते हैं? तो आप बताइएगा कि प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बार बार विभाजन द्वारा अनेक केंद्रक बनते हैं, फिर लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। तो इस पूरे विभाजन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो स्वतंत्र नाभिक विभाजन यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। यानी जो पेन है यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी जो भ्रूणकोश है वो बार बार डिवीजन होता है, यानी बार बार विभाजन द्वारा अनेक केंद्रक बना देते, किंतु कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का निर्माण नहीं करता है। तो आप आगे लिखेंगे सर कि नहीं कैसे करेगा सर? सर तो करवे करेगा। अब लिखिएगा ये केंद्रक भ्रूणकोश की परिधि की ओर ये केंद्रक भ्रूणकोश के परिधि की ओर यानी डायमीटर की ओर, यानी ये जो भ्रूणकोश हम लोग पेन है इसको हाफ यानी परिधि की ओर विन्यासित हो जाता है। क्या हो जाता है? विन्यासित हो जाता है। विन्यासित हो जाता है तथा केंद्रक में एक बड़ी रीतिका रीतिका यानी खाली स्थान, जिसको हम लोग बोलते हैं बन जाती है। क्या? रीतिका बन जाती है। यह एक बहुकोशिकीय संरचना है। यह एक बहुकोशिकीय संरचना है जो कुछ समय बाद कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल
सेल वॉल का निर्माण करता है। निर्माण करता है। यह भोज्य पदार्थ उत्तक अर्थात भ्रूणपोष होता है। यह भोज्य पदार्थ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अर्थात भ्रूणपोष होता है। क्या होता है बेटा जी? तो भ्रूणपोष होता है। समझिएगा अब क्या रहा है। केंद्रीय भ्रूणपोष यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है? तो पौधे में भ्रूणपोष के विकास का सबसे सिंपल प्रकार केंद्रीय भ्रूणपोष है, जहां पेन यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजन होता है। समझिएगा कि एक हम मान लीजिए ढेला लिए, क्या लिए? मट्टी का यानी ढेला लिए, उसको मान लीजिए वो ढेला क्या है? तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है। क्या है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है। अब हम उसको वो जो ढेला है वो अलग अलग टुकड़ों में कुछ समय बाद विभाजित होता है यानी डिवाइड हो जाता है। लेकिन डिवाइड होने के बावजूद भी एक सेल है जिसका नाम है कोशिका भित्ति, वो निर्माण नहीं कर पाता होता। इस पूरे विभाजन को हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र नाभिक विभाजन। क्या? स्वतंत्र नाभिक विभाजन। लेकिन जो वो ढेला मृदा का था, जो अनेक सारा विभाजन हो रहा बार बार और केंद्रक जो बन रहा उसके अंदर एक रिक्तिका यानी खाली जगह बनता था जो विन्यासित हो जाता था और केंद्रक में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। यह जो है जो बहुकोशिकीय संरचना है। जब आप समझिएगा कि ये ढेला मृदा का है, जब बार बार डिवीजन हुआ यानी टुकड़ा में टूट रहा है तो बहुत सारा सेल हो गया, तो उसी को हम लोग कह रहे हैं कि बहुकोशिकीय संरचना है। जो कुछ समय बाद अब वही जो सेल यानी डिवीजन हुआ टुकड़ों में, वो बहुत समय बाद क्या कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का निर्माण करता है, जो यह भोज्य पदार्थ होता है। यानी जो ये भ्रूणकोश है यानी केंद्रीय भ्रूणकोश जो है भोज्य पदार्थ यानी पोषक के रूप में होता है, पोषक मटेरियल होता है। अर्थात इसे हम लोग कहते हैं भ्रूणपोष यानी एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल है केंद्रीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल, तो वो है नारियल। क्या? नारियल। नारियल जिसको हम लोग अंग्रेजी में कोकोनट बोलते हैं बेटा जी, कोकोनट। आप इसको पहले लिखाइएगा, अब तब हम आपको एग्जाम्पल के अंदर गहराई से समझाएंगे। यानी जो नारियल हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं उसको क्या, उसका कौन पार्ट को क्या बोलते हैं ये हम आपको समझाएंगे। चलिए मिटाते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं केंद्रीय भ्रूणपोष का, तो नारियल लिए हैं। क्या लिए हैं? नारियल, जिसको हम लोग कोकोनट बोलते हैं। क्या? तो कोकोनट। अब ये जो है नारियल है, अब लिखिएगा नारियल में दूध की तरह जल युक्त यानी जल से भरा, नारियल में जो दूध यानी सफेद जो होता है मटेरियल वो जल युक्त यानी नारियल में पानी पाया जाता है, तो यही करा नारियल में दूध की तरह जल युक्त भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष होता है। क्या होता है? यह सामान्य प्रकार का भ्रूणपोष है। कह रहा है ये जो नारियल में भ्रूणपोष है जो यह सामान्य प्रकार का यानी सिंपल टाइप का भ्रूणपोष है। नारियल का सामान्य प्रकार का भ्रूणपोष है।
जो पुष्पी पादप यानी एंजियोस्पर्म, जिसको हम लोग आवृतबीजी पादप के पोलीपेटेली क्या बेटा जी, तो पोलीपेटेली यानी POLYPTALE अंग्रेजी में बोलते हैं। वर्ग अर्थात एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। पाया जाता है तो एग्जाम्पल में होगा मक्का होगा, चावल होगा, गेहूं होगा। यानी एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। जो एक बीजपत्री पादप के उदाहरण के रूप में क्या कहा है, तो मक्का हो गया, चावल हो गया, गेहूं होगा। क्या? मक्का, चावल, गेहूं। अब लिखिएगा हम लोग जो नारियल लिखे हैं, क्या नारियल जो लिखे हैं, जो भ्रूणपोष, आपको तो पता ही होगा कि भ्रूणपोष यानी एम्ब्रियो से खोजा तो है जो त्रिगुणित होता है। तो स्टार पॉइंट में लिखिएगा बेटा जी कि भ्रूणपोष त्रिगुणित यानी 3n, त्रिगुणित कोशिकीय या उत्तक है। यानी मानव के अंदर हम लोग में भी टिश्यू होता है कि नहीं, बहुत सारा टिश्यू बन के ही सेल का निर्माण होता है, यानी कोशिका के निर्माण होता है। तो वही भी पौधे के अंदर भी सेल होता है जो हम लोग बोलते हैं। तो यह कह रहा भ्रूणपोष त्रिगुणित कोशिकीय या उत्तक है। यह पहला स्टार पॉइंट है। जो लिखिएगा यह आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन, क्या डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन के दौरान त्रिसंलयन प्रक्रिया बनाता है, के दौरान त्रिसंलयन प्रोसेस से प्रक्रिया से बनता है जिसका नर युग्मक N तथा क्या बेटा जी, तथा द्वितीयक केंद्रक क्या 2n, तथा द्वितीयक केंद्रक 2n होता है। कराए यानी एम्ब्रियो सेक जो है भ्रूणपोष में त्रिगुणित कोशिकीय या उत्तक होता है। यानी आपसे कोई सवाल पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, यानी एम्ब्रियो सेक अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है कि त्रिगुणित होता है, तो आप बताइएगा आंसर के रूप में कि एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूणपोष जो है त्रिगुणित होता है, जो यह उत्तक है। यह आवृतबीजी पौधे में यह एंजियोस्पर्म में द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन के त्रिसंलयन प्रोसेस से बनता है। आपको पूछेगा कि द्विनिषेचन के दौरान त्रिसंलयन प्रक्रिया से क्या बनता है, तो एम्ब्रियो सेक बनता है सर, यानी भ्रूणपोष बनता है सर, जिसमें नर युग्मक N तथा द्वितीयक केंद्रक 2n होता है।
चलिए मिटाते हैं ये। अब लिखेंगे कि जो हम आपको नारियल का एग्जाम्पल दिए थे, तो नारियल में मलाईदार भाग, यानी जो मलाईदार भाग है, जो कोशिकीय है, जबकि नारियल पानी केंद्रकीय भ्रूणपोष है। अब समझिएगा, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पढ़ रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल केंद्रीय भ्रूणपोष का है। सबसे फेमस एग्जाम्पल हम लोग किसको लेते हैं, तो नारियल को लेते हैं। क्या लेते हैं, तो कोकोनट को लेते हैं सर। तो कह रहा है कि नारियल में मलाईदार भाग जो होता है, जो मक्खन मलाई जैसा जो होता है, उसको वो क्या है, तो सेल है, यानी कोशिकीय है। जबकि नारियल केंद्रकीय, यानी जबकि नारियल के पानी जो है, जो केंद्रीय भ्रूणपोष है। जबकि नारियल के पानी केंद्रकीय भ्रूणपोष है। यानी जो नारियल के अंदर जो जल होता है, जो वाटर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी केंद्रीय भ्रूणपोष। ये हो गया केंद्रीय भ्रूणपोष का। हमने अच्छी तरह से हम आपको लिखाएं भी, पढ़ाएं भी, समझाएं भी। अब लिखेंगे कि केंद्रीय भ्रूणपोष का विशेषता, यानी खास इसमें क्या क्या है, क्वालिटी क्या क्या है। तो लिखिएगा, केंद्रीय भ्रूणपोष की मुख्य विशेषताएं, यानी क्या इसमें गुण है। तो लिखिएगा कि मुक्त केंद्रीय विभाजन। पहला लिखिएगा, मुक्त केंद्रीय विभाजन के रूप में क्या होता है, तो केंद्रक विभाजित रहते हैं, लेकिन तुरंत कोशिका भित्ति नहीं बनता है। केंद्रक विभाजित होते हैं पर तुरंत कोशिका भित्ति नहीं बनते हैं। ये हो गया मुक्त केंद्रीय विभाजन, यानी जो पेन यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो बार बार डिवीजन होता है, जो बार बार डिवीजन यानी विभाजन होता है। तो यही कह रहा है कि मुक्त केंद्रीय विभाजन में केंद्रक विभाजित होते रहते हैं, पर तुरंत कोशिका भित्ति नहीं बनते हैं। यह है केंद्रीय भ्रूणपोष का पहला विशेषता। दूसरा लिखिएगा कि सबसे आम प्रकार लिखिएगा, यह अधिकांश आवृत्त बीजी में पाया जाता है। यह अधिकांश आवृत्त बीजी में पाया जाता है। आपको पूछेगा कि एंजियोस्पर्म, यानी जो पादप में पुष्प होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी एंजियोस्पर्म। तो यही कह रहा है कि यह जो सबसे आम प्रकार के भ्रूणपोष का जो पहला प्रकार है केंद्रीय भ्रूणपोष, जो क्या, तो यह अधिकांश आवृत्त बीजी में पाया जाता है। कौन, तो केंद्रीय भ्रूणपोष। तीसरा लिखिएगा, उदाहरण के रूप में
उदाहरण के रूप में हम आपको बतावे किए कि नारियल का पानी, नारियल का पानी है जो केंद्रीय भ्रूणपोष है। क्या केंद्रीय भ्रूणपोष है। कार्य क्या है, चौथा में लिखिएगा विशेषता के रूप में कि कार्य, तो कार्य इसका यह विकासशील भ्रूणपोष, यह विकासशील भ्रूण जिसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं, एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करना कार्य। आपसे पूछेगा कि केंद्रीय भ्रूणपोष, यानी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि भ्रूणपोष यानी पोष जिसको भोजन के रूप में कहते हैं। तो पोष जहां भी लगता है तो वो किसी दूसरे को भोजन की व्यवस्था करवा के देता है। कौन, तो पोष, यानी भ्रूणपोष का कार्य क्या है, तो जो एम्ब्रियो बनता है, जो भ्रूण पुष्प के अंदर बनता है, उसको भोजन कौन करवाता है, तो ये भी यही भ्रूणपोष है। और वो भ्रूणपोष के अंदर पहला है केंद्रीय भ्रूणपोष यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये हो गया पहला, समाप्त हो गया। अब हम लोग कोशिकीय भ्रूणपोष पढ़ेंगे जिसको नाम था अंग्रेजी में सेल्यूलर एंडोस्पर्म। चलिए इसको मिटाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा भ्रूणपोष का प्रकार के रूप में है कोशिकीय भ्रूणपोष। पहला जो भ्रूणपोष है यानी केंद्रीय भ्रूणपोष, यानी भ्रूणपोष का सबसे सिंपल प्रकार है। अब लिखेंगे कि इसमें भ्रूणपोष केंद्रक, इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के बाद, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। अतः यह आरंभ यानी प्रारंभ, यह आरंभ से अंत तक कोशिकीय अवस्था में ही रहता है। यह आरंभ से अंत तक कोशिकीय अवस्था में रहता है। कौन बेटा जी, तो कोशिकीय भ्रूणपोष यानी सेलुलर एंडोस्पर्म। सामान्यतः इस प्रकार के भ्रूणपोष में चूसकांग, क्या बेटा जी, चूसकांग विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, आपसे सवाल पूछेगा कि एम्ब्रियो सेक के यानी भ्रूणपोष के अंदर किसमें चूसकांग उत्पन्न होते हैं यानी डेवलप हो जाते हैं, तो बताइएगा कोशिकीय भ्रूण के पोष के अंदर चूसकांग डेवलप हो जाते हैं। क्या होते हैं, चूसकांग डेवलप हो जाते हैं। इस प्रकार के भ्रूणपोष प्राय आवर्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म, हम लोग पढ़ ही रहे हैं एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजी के गेमोपेटेली
वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है, वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है। आपसे कोई सवाल पूछेगा कि भ्रूणपोष यानी एम्ब्रियो सेक के गेमोपटेली यानी वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है, यानी आपसे कोई सवाल पूछेगा बेटा जी कि भ्रूणपोष जो एम्ब्रियो सेक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कोशिकीय भ्रूणपोष यानी सेलुलर एंडोस्पर्म किस वर्ग के सदस्य में पाया जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि गेमोपेटेली वर्ग के सदस्य में पाया जाता है। सर कौन? तो कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या सर? तो कोशिकीय भ्रूणपोष। अब हम लोग ये गेमोपेटेली जो आपको लिखे हैं इसको हम लोग आपको समझाते हैं, समझिएगा। गेमोपेटेली का अर्थ क्या होता है? GAMOPETALAE। पहला में हमने जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिया था न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में, जिसमें एक बीजपत्री जिसमें हम लिखे थे पॉलीपेटेली के रूप में मक्का चावल गेहूं। इसी प्रकार यानी गेमोपेटेली में हम लोग लिखेंगे कि इसका अर्थ होता है, गेमोपेटेली का अर्थ क्या होता है आप लोग समझ नहीं रहे होंगे। तो युक्त दली होता है अर्थात मिले हुए पंखुड़ियां, अर्थात मिले हुए पंखुड़ियां वाले पौधे जहां लिखेंगे जहां के रूप में लिखेंगे युक्त का क्या अर्थ होगा? युक्त का मतलब जुड़ा हुआ। और दल हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं पंखुड़ियां। दल को क्या बोलेंगे? पंखुड़ियां। क्या बेटा जी? पंखुड़ियां। यहाँ कह रहा है कि गेमोपेटेली का अर्थ होता क्या सर? आप तो एग्जाम्पल में दे दिए कि गेमोपेटेली वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है कोशिकीय भ्रूणपोष यानी सेलुलर एंडोस्पर्म। तो अब आप उनको समझाइएगा ना कि गेमोपेटेली क्या है। तो गेमोपेटेली देखिए बेटा जी, गेमोपेटेली का अर्थ होता है युक्त दल, यानी दल जो होता है पुष्प के अंदर उससे युक्त यानी उससे जुड़ा अर्थात मिले हुए पंखुड़ियां वाले पौधों को हम लोग गेमोपोटेली कहते हैं। जैसे युक्त का अर्थ मतलब हम आपको बताएं कि जलयुक्त, नारियल के में जलयुक्त, तो जल मतलब जल से भरा, तो उसी तरह दल से भरा यानी दल से जुड़ा। दल के यानी पंखुड़ियां, जो पुष्प के अंदर जो हम लोग पंखुड़ियां सूंघते हैं उसको हम लोग दल बोलते हैं, उसी को बहुत सारा को दलपुंज कहते हैं। तो वो सब जो पंखुड़ियां हैं पुष्प के अंदर यानी गुड़हल में देखिएगा कि वो पंखुड़ियां अलग अलग होता है, उसको अलग अलग कर सकते हैं, हट जाएगा। लेकिन जो कुछ ऐसे प्लांट है, पौधे हैं जिसका पंखुड़ियां है वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, उसी को हम लोग गेमोपोटेली बोलते हैं। यानी युक्त दल यानी पंखुड़ियां होता है जो अटैच होता है। आप लोग देखे होंगे जैसे कि गांव घर में महताब का एक पौधा होता है, जो महताब हम लोग खाते हैं फल के रूप में, उसका पत्ता देखिएगा आप तो ज्वाइंटेड होता है, तो उसी के रूप में यहाँ पे युक्त दल यानी जो पंखुड़ियां होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दे देते हैं आलू। क्या? आलू। आप गेमोपोटेली का एग्जाम्पल के रूप में आलू हो गया, तंबाकू हो गया। तंबाकू का तो नहीं देखोगे पौधा, लेकिन आलू के आप लोग देखे होंगे कि हर गांव में आलू उपज होता है। दूसरा है धतूरा भी आप लोग देखे होंगे। अब पुष्प के रूप में क्या क्या है? पुष्प के रूप में आप लोग गुलदाउदी एक पुष्प है, गुलदाउदी हो गया। और दूसरा सूरजमुखी हो गया, सूरजमुखी।
यानी गेमोपोटेली का एग्जाम्पल पौधा के रूप में कौन कौन है? तो आलू, तंबाकू, धतूरा। अब पुष्प के रूप में कौन कौन है? तो गुलदाउदी और सूरजमुखी यानी सनफ्लावर गेमोपोटेली का एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है। आप अगर इसको कोशिकीय भ्रूणपोष को संक्षेप में समझें तो लिखिए, इसको संक्षेप में हम लोग क्या बोलेंगे? यानी प्रत्येक विभाजन के साथ कोशिका भित्ति का निर्माण होता है जिससे एक ही बहुकोशिकीय संरचना बनती है। यानी जो पहला प्रकार पढ़े हम लोग एम्ब्रियो सेक का यानी एंडोस्पर्म का, उसमें पढ़े कि केंद्रीय भ्रूणपोष में बहुत सारा विभाजन होता है लेकिन बहुत समय के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है यानी सेल वॉल का। लेकिन इस प्रकार में यानी इसके अंदर कोशिकीय भ्रूणपोष के अंदर जो विभाजन होता है जैसा ही तुरंत निर्माण हो जाता है कोशिकीय भित्ति की, जो ये भी बहुकोशिकीय संरचना होती है। यानी पहला प्रकार भी बहुकोशिकीय संरचना है और दूसरा प्रकार भी बहुकोशिकीय संरचना है। यानी जो हम लोग एग्जाम्पल लेके ये थे मृदा के रूप में मिट्टी के ढेला, तो मिट्टी के ढेला जब टूट ही रहा था वो वैसे ही बहुत सारा ढेले टुकड़े के रूप में टूटेगा, तो वही उसी के रूप में बहुकोशिकीय होगा। अब सबसे लास्ट है बेटा जी, आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। तीसरा अब है लास्ट, जिसको हम लोग बोले थे हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म, क्या? एंडोस्पर्म। अब ये क्या है? तो ये है सर जो पहला यानी यह कोशिकीय और केंद्रकीय के बीच मध्यवर्ती अवस्था है, स्टेज है। यानी जो पहला प्रकार हुआ केंद्रीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष के मध्य में रहने वाला एक स्टेज है, अवस्था है, कोशिका है। तो लिखिएगा कि यह कोशिकीय और केंद्रकीय के बीच मध्यवर्ती अवस्था है जो मुख्य रूप से केवल यानी ओनली एक बीजपत्री, केवल एक बीजपत्री यानी जिस पौधे में एक बीज होता है उसको हम लोग एक बीजपत्री कहते हैं। एक बीजपत्री के हिलोबियल गण में पाया जाता है। गण में पाए जाने के कारण इसे हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं, समझिएगा। हेलोबियल एंडोस्पर्म यानी यह कोशिकीय यानी पहला यह कोशिकीय और केंद्रकीय के बीच मध्यवर्ती अवस्था है जो मुख्य रूप से केवल एक बीजपत्री के अंदर हेलोबियल गण में पाए जाने के कारण इसे हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं।
अब इसको और डिटेल से समझेंगे तो लिखिएगा अनेक पौधों में बीज का निर्माण होते समय भ्रूण अपने विकास के लिए संपूर्ण यानी पूरा भ्रूण पोष का उपयोग कर लेता है जिसके कारण बीज में परिपक्व अवस्था में यानी स्टेज में भ्रूणपोष में उपस्थित नहीं होते हैं। भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होते हैं। इस प्रकार के बीजों को अभ्रूणपोषी जिसको अंग्रेजी में हम लोग नॉन एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। इसी को हम लोग एक और नाम से लिखते हैं, जिसको जो अभ्रूणपोषी बीज है इसको हम लोग एक और नाम से लिखते हैं, जिसको EXALBUNINOUS। सर आप ये लिखे, आप हमको समझाइए कि ये क्या लिखें तो समझिएगा। यानी हेलोबियल एंडोस्पर्म या कोशिकीय और केंद्रीय, यानी भ्रूणपोष के हमने आपको बताया कि 3 प्रकार है। विकास के रूप में हम लोग पढ़ना है। पहला प्रकार हो गया केंद्रीय भ्रूणपोष और दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष। तो यही कर रहा है। तीसरा जो है हेलोबियल एंडोस्पर्म, यह कोशिकीय भ्रूणपोष और केंद्रीय भ्रूणपोष के बीच मध्यवर्ती अवस्था है। क्या मध्यवर्ती अवस्था यानी बीच वाली स्टेज है, जो मुख्य रूप से केवल एक बीजपत्री के हेलोबियल गण में पाए जाने के कारण यानी पाए जाता है, उसी के कारण इसे हम लोग हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। आपसे सवाल पूछेगा कि हेलोबियल भ्रूणपोष क्या कहते हैं, क्या है, तो आप इसको लिखिएगा। दूसरा है कि अनेक पौधों में बीज का निर्माण होते समय भ्रूण अपने विकास के लिए, यानी हमने आपको बताया ही है कि एम्ब्रियो सेक है, यानी एंडोस्पर्म जो है, जो भ्रूण के विकास के लिए भोजन देता है। तो यही कह रहा है कि बीज का निर्माण, अनेक पौधों में बीज का निर्माण होते समय भ्रूण अपने डेवलप के लिए, एम्ब्रियो अपने विकास के लिए संपूर्ण यानी पूरा भ्रूणपोष यानी पूरा भोज्य पदार्थ का उपयोग कर लेता है। कब? तो भ्रूण के डेवलप करते समय। और जब जिसके कारण बीज में परिपक्व, जब ये तो एम्ब्रियो बनते समय पूरा भोजन भ्रूणपोष को कवर कर लिया यानी उपयोग कर लिया, यूज कर लिया, तो भ्रूण बचा नहीं ना। तो वही कर रहा है कि जब पूरा उपयोग कर लेता है, जिसके कारण बीज में जब बीज पकने लगता है, जब परिपक्व अवस्था में होता है, तो वहां पे भ्रूणपोष उपयोग नहीं होता है, यानी भोज्य पदार्थ खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार के बीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। क्या? अभ्रूणपोषी यानी नॉन एंडोस्पर्म। इसको एक और नाम है जिसको एक्जेल ब्यूनिनोनस कहते हैं, एक्जेल ब्यूनिनोनस।
तो आपसे कोई सवाल पूछेगा कि अभ्रूणपोषी क्या है, किसे कहते हैं, तो लिखिएगा कि अनेक पौधों में बीज का निर्माण होते समय भ्रूणपोष का उपयोग पूरी कर लेता है, जबकि जब बीज का परिपक्व अवस्था के समय उसमें भ्रूणपोष की उपस्थिति नहीं होता, समाप्त हो जाता है, तो इस प्रकार के बीज का हम लोग क्या बोलते हैं, तो अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिखिएगा कौन कौन है, तो लिखिएगा बेटा जी चना, मूंगफली और मटर और सेम इत्यादि एग्जाम्पल के रूप में है। यानी हेलोबियल एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल के रूप में चना, मूंगफली, मटर, सेम इत्यादि। अभ्रूणपोषी बीज किसे कहते हैं, ये हमने आपको बता दिया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग भ्रूणपोषी। तो भ्रूणपोष में क्या होगा, यानी भ्रूणपोषी में क्या होगा, तो उसमें इसका विपरीत होगा। यानी जब बीज परिपक्व अवस्था में था तो भ्रूण उपस्थित नहीं था, तो अभ्रूणपोषी कहते हैं। यानी ना उपस्थिति, तो मतलब नहीं था। और इसका भ्रूणपोषी में होगा कि भ्रूणपोष के समय पूरा भोज्य पदार्थ जो उपयोग भ्रूण विकसित करने के समय नहीं लेगा, कुछ बचा के रखेगा, वही भोज्य पदार्थ बीज के परिपक्व अवस्था में बनेगा, उपयोग होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे भ्रूणपोषी बीज। उसको भी हम लोग लिखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, चलिए उसको लिखेंगे। फिर लिखेंगे कुछ बीजों में भ्रूण परिवर्धन के समय यानी विकास के समय, परिवर्धन को आप लोग विकास भी बोल सकते हैं। चलिए इसको समझने के लिए आपको अच्छी हो रहा है। कुछ बीजों में भ्रूण के विकास के समय भ्रूणपोष का उपयोग नहीं कर पाते हैं, भ्रूणपोष का उपयोग नहीं कर पाते हैं। सर इसमें तो उपयोग ही नहीं कर रहा, तो पूरा बचा हुआ रहेगा बीज जब परिपक्व अवस्था में रहेगा, तो यही कर रहा है। जो फलस्वरूप परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष जो होता है उपस्थित होता है, भ्रूणपोष उपस्थित होता है। क्या होता है, तो इस प्रकार के बीज को क्या कहेंगे, तो भ्रूणपोषी बीज कहेंगे। भ्रूणपोषी बीज कहेंगे, जिसको एंडोस्पर्मिक कहते हैं। एंडोस्पर्मिक कहते हैं। इसको भी यहाँ पे एक और नाम है जो लिखेंगे, OUS। इसको एग्जाम्पल रूप के में क्या लेंगे हम लोग, तो लिखेंगे गेहूं, चावल, मक्का। ये हो गया हेलोबियल एंडोस्पर्म में या कोशिकीय और केंद्रीय के बीच मध्यवर्ती अवस्था है, जो मुख्य रूप से केवल एक बीजपत्री है, जिसको हम लोग हेलोबियल गण में पाए जाने के कारण इसे हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। समझे कि नहीं? आपको पूरी अच्छी तरह से हमने आपको समझा दिया। बाबू कोई कमेंट कर रहा है कि वैभव सूर्यवंशी बिहार से हैं सर। जी हाँ, बिहार से हैं बाबू। ये एक बिहारी 100 पे भारी, यानी जो कहावत है बुजुर्ग लोग कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी होता है, वो अभी के समय में
वैभव सूर्यवंशी है जो आईपीएल में खेल रहे हैं, वो प्लेयर बिहार से, वो सब पे भारी पड़ा हुआ है। क्या समझे? अब हम लोग भ्रूणपोष के कार्य लिखेंगे। भ्रूणपोष के कार्य के रूप में आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म पहला कार्य के रूप में लिखेंगे क्या? तो भ्रूणपोष की कोशिकाओं में, भ्रूणपोष की कोशिकाओं में क्या क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा प्रोटीन होता है। जो भ्रूणपोष की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पाया जाता है, यानी होता है। जो भ्रूण परिवर्धन, जो भ्रूण के विकास के समय उपयोग होता है। भ्रूण के विकास के समय भोजन प्रदान यानी पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। दूसरा लिखिएगा, कुछ पौधों के कोशिकीय भ्रूणपोष में चूसकांग पाए जाते हैं। कुछ पौधों के कोशिकीय भ्रूणपोष में चूसकांग पाए जाते हैं। क्या? चूसकांग पाए जाते हैं। जो भ्रूणपोष की बाहर स्थित होता है। क्या? बाहर उपस्थित होता है। तीसरा लास्ट लिखिएगा कि बीज के अंकुरण के समय, बीज के अंकुरण के समय भ्रूणपोष जो है, जो नवोविद को भोजन प्रदान करता है, नवोविद, क्या? नवोविद को भोजन प्रदान करता है। एक स्टार पॉइंट में सबसे लास्ट में लिखिएगा, यानी जो ये पेन है, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है, जो बार बार विभाजित होकर भ्रूणपोष बनाता है। बार बार विभाजित होकर भ्रूणपोष बनाता है। आज का क्लास यहीं तक बाबू, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। अगला क्लास में हम लोग एम्ब्रियो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रियो, भ्रूण पढ़ेंगे। सर आपने बताया नहीं कि वैभव सूर्यवंशी इतना क्यों मार रहा है। तो हम आपको बता दें कि जो कहावत में है
कि एक बिहारी 100 पे भारी, वही कहावत आज दिख रहा है। जो वैभव सूर्यवंशी है, जो जितने भी गेंदबाज है भारत के अंदर, उसको सबको मार के फाड़ कर दम नशा नवाबूद कर दिया है। यानी जो बिहार का कहावत है कि जो एक बिहारी है जो सब पे भारी पड़ा, वो हकीकत में अभी देखने को मिल रहा है। क्योंकि बाबू जो वैभव सूर्यवंशी जो है वो बिहार से हैं, और आप लोग जानते हुए कि बिहार से बहुत कम प्लेयर देश के लिए खेलते हैं। आज जो भी खेलते हैं वो अपना नाम बहुत ऊंचा लेवल में ले जाते हैं। आपको लग रहा होगा बाबू कि सर आप बिहार का नाम बड़ाई क्यों करते हैं, एक बिहारी सब पे भारी क्यों होता है? तो ये कहावत नहीं है बाबू, ये हकीकत है। ये हकीकत इसलिए है कि बिहार के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उनके अंदर जो मजबूती, उसके अंदर डीएनए जो क्वालिटी है वही स्ट्रांग होता है। इसीलिए इसी के कारण भारत के अंदर जिसके जितने भी राज्य है उसके विरोध में एक बिहारी जो होता है, जो बहुत खास होता है और बहुत मजबूत होता है। वो उसका घमंड नहीं कह रहा है, उसका अंदर जेनेटिक यानी उसका ब्लड में ही बिहारी का एक अलग क्वांटिटी होता है। समझे कि नहीं? इसलिए वैभव सूर्यवंशी आज के समय में बहुत ब्रांड बना हुआ। आप लोग इंस्टा के जो रील खोलिएगा उसमें अभी आप लोग वैभव सूर्यवंशी को ही देखने को मिल रहा है। चलिए, वो अपना प्लेयर के रूप में है, नाम कमारा, अच्छी बात है। चलिए हम लोग अब मिटाते हैं, और आप यहीं तक आज का क्लास लिखते हैं। थैंक्स।